हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे इवोल्यूशन की थेरीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन, जिन्होंने एक थेरी बनाई थी इवोल्यूशन के लिए जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन थेरी। ये जो साइंटिस्ट थे ये इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने इवोल्यूशन के लिए एक थेरी बनाई है और उस थेरी को उन्होंने एक बुक के थ्रू पब्लिश किया है। उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो डार्विन ने क्या किया था, बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पेसीज को कलेक्ट किया था और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करने के बाद कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला था और उस ऑब्जर्वेशन को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी नाम दे के ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के बुक के थ्रू उन्होंने पब्लिश किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में उन्होंने बताई सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। तो यहाँ पे ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या कहती है, जो सारे ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोलिफिकली होता है और ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है ये कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है। हर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कंपटीशन करता है और इस कंपटीशन का जो भी कोई ऑर्गेनिज्म विनर होता है वो कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है, ऐसा डार्विन का कहना था। तो ऐसे जीतने वाले विनर को, कंपटीशन जीतने वाले ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे विनर कहा जाता है और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है और उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फिट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और उसी फिट ऑर्गेनिज्म को नेचर सिलेक्ट करता है और जो बाकी के अनफिट ऑर्गेनिज्म है उससे नेचर सिलेक्ट नहीं करते हैं और उनकी आगे की प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। जो फिट ऑर्गेनिज्म है वही यहाँ नेचर के थ्रू सिलेक्ट हो जाता है, उसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है, वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और उसी की न्यू स्पेसीज आती है, ऐसा डार्विन का कहना था। लेकिन यहाँ पे और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेबी लैमार्क। उन्होंने भी कुछ थेरीज प्रपोज की थी इवोल्यूशन के लिए और उनकी थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी एक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक फ्लो होता है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, इसे लैमार्क जी कहते थे। लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये क्या होते हैं? अगर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। और लैमार्क का कहना था ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से अगर कोई चेंजेस बॉडी में आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक फ्लो होते हैं और उसी की वजह से यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसा इनका कहना था। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल यहाँ पे बताया है, वो है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो इनका कहना था कि अगर कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा यूज में है तो वही ऑर्गन ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। अगर उसका कोई यूज नहीं हो रहा है किसी ऑर्गन का तो उस टाइप के ऑर्गन डिजेनरेट हो जाएंगे, ऐसा लेमक का कहना था। तो उन्होंने एक एग्जांपल बताया है यहाँ पे, जिराफ का एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे एक जिराफ है, ये पहले इस घास पे फीड करता था और सर्वाइव करता था जो कि ग्राउंड लेवल पे है और छोटी हाइट वाली घास को खाता था। तब उसकी गर्दन है वो नॉर्मल है, नेक जो इसका है नॉर्मल नेक है। लेकिन जब कुछ समय बाद एक ग्राउंड लेवल वाली जो घास है, पेड़ पौधे है, खत्म हो गए तो ये जिराफ ने थोड़े ऊंचे वाली पेड़ के पौधे खाने, पौधों की लीव्स खाने शुरू किए। जब उसने हाइट वाले लीव्स खाने शुरू कर दिए तब उसकी जो गर्दन है वो स्ट्रेच हो गई और इसमें क्या हो गया है, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है। देन जब इस लेवल वाली भी घास जब खत्म हो गई तो ये जिराफ इससे भी हाइट वाली घास खाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हो गया है, ये जब एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो गया है, घास की हाइट बढ़ गई है और घास की हाइट बढ़ गई है, इस प्लांट की हाइट बढ़ गई तो इसके लीव्स खाने के लिए इसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर दिया है और एनवायरनमेंट की वजह से इसकी गर्दन जो है वो भी क्या हो गई, लॉन्ग हो गई है। तो ये जो सारे जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए हैं ड्यू टू द एनवायरनमेंट, तो यही नेक्स्ट जनरेशन में
फ्लो हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। तो यहाँ पे उन्होंने और एक एग्जाम्पल बताया है, तो उसमें है ऑस्ट्रिच एंड इमू। ये जो बर्ड्स है, इनके जो विंग्स थे वो वीक हो गए हैं, बिकॉज इनका यूज कम हो रहा है या इसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इनके जो विंग्स है वो वीक हो गए, ऐसा उनका कहना था। और एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है, जो बर्ड्स है कुछ स्वान एंड डक्स, जिनके लेग्स है ये बहुत यूजफुल है फॉर स्विमिंग पर्पस, और इसलिए ये जो बर्ड्स है वाटर में रहने लगे, ऐसा लैमा का कहना था। जो स्नेक्स है, उनके जो लेग्स थे वो लॉस्ट हो गए, बिकॉज इनका जो हैबिटेट है वो बरोइंग हैबिटेट थे। तो इस तरह कुछ प्रिंसिपल के थ्रू उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी यहाँ पे प्रपोज कर दी है। तो इनका ये थ्योरी जो है पूरा यूज और डिसयूज का प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई भी डेवलपमेंट एंड डिजनरेशन होता है कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन का, तो ये होता है उसकी एक्टिविटी और उसका नो यूज की वजह से। अगर एक्टिविटी हो रही है किसी ऑर्गन की तो उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, अगर उसका कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, उसका यूज नहीं हो रहा है, तो उस टाइप का जो ऑर्गन है वो डिजेनरेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, न्यू फेसिस फॉर्मेशन हो जाना मीन्स स्पेसिएशन। तो यहाँ पे स्पेसीज जो होती है उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, फर्टाइल इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। जो सारी स्पेसीज जो होती है वो जियोग्राफिकल एरिया में और जियोग्राफिकल कंडीशन, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसीज है यहाँ पे, तो इसका जो फूड है, हैबिटेट है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, वो दूसरी स्पेसीज से अलग होती है। तो यहाँ पे एक स्पेसीज है, यहाँ पे एक स्पेसीज है, इसका जियोग्राफिकल एरिया अलग है, इसका हैबिटेट अलग है, इसका फूड जो है वो अलग है। तो हर एक स्पेसीज का फूड, उसका हैबिटेट, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है हर स्पेसीज का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो न्यू स्पेसीज फॉर्म हो जाती है ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से फॉर्म हो जाती है, बिकॉज अगर जेनेटिक वेरिएशन आता है जीन के वजह से, तो यहाँ पे एक स्पेसीज है, ह्यूमन की स्पेसीज है, तो यहाँ पे अगर इसमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे जनरेशन के बाद यहाँ पे एक स्पेसीज बन जाएगी जिसमें बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन होंगे, और ये स्पेसीज इस स्पेसीज से बहुत अलग होगी, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिएशन। यहाँ पे जो स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो जियोग्राफिकल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस स्पेसिएशन। देन जो इवोल्यूशन हो गया था ह्यूमन का, वो कैसे हुआ था, अबाउट यहाँ पे 7 करोड़ ईयर अगो डायनासोर जब डिसएपियर्ड हो गए थे, तब एक मंकी लाइक एनिमल का फॉर्मेशन हो गया था, जिसे कहते हैं मॉडर्न ल्यूमस लाइक एंसिस्टर फॉर्म हो गया था। उसके बाद 4 करोड़ ईयर एगो ये जो मॉडर्न लिमस लाइक एंसिस्टर है उनकी जो टेल है वो डिसअपेयर हो गई अफ्रीका एरिया में। तो अफ्रीका एरिया में जितने भी ल्यूमर्स थे उनकी टेल डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया था, और डिसअपेयर होने के बाद उनमें ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, उनके जो हैंड्स थे वो एनलार्ज हो गए, और वहाँ पे एप लाइक एनिमल का फॉर्मेशन हो गया था। देन अबाउट 2.5 करोड़ ईयर अगो गोरिल्ला एंड चिंपांजी फॉर्म हो गए थे, और इस तरह ह्यूमन की डेवलपमेंट हो गई थी। इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं 7 करोड़ ईयर एगो कुछ इस तरह का एक एनिमल फॉर्म हो गया। देन उसके बाद 4 करोड़ ईयर एगो उसमें कुछ डेवलपमेंट हो गई, देन इस तरह से ये एनिमल यहाँ पे फॉर्म हो गया है या ह्यूमन का फॉर्मेशन हो गया है। जब यहाँ पे ल्यूमस लाइक एनिमल फॉर्म हो गया है 7 करोड़ ईयर एगो, देन उसके बाद 4 करोड़ ईयर एगो इजिप्टो पिथे पिथेकस हो गया है फॉर्म। देन ड्रायोपिथेकस अबाउट
2.5 करोड़ ईयर अगो फॉर्म हो गया था। उसके बाद रामापिथेकस 1 करोड़ ईयर अगो फॉर्म हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, शेप है, तो ये कैसी हो गई थी। देन उसके बाद यहाँ पे 4 करोड़ ईयर अगो उसकी जो टेल है वो डिसअपीयर हो गई है और उसके हैंड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे उसका जो बॉडी का टेक्सचर है वो पूरा बदल गया है और उसकी हाइट बढ़ गई है, डेवलपमेंट हो गई है। देन यहाँ पे इसकी लंबाई और ज़्यादा बढ़ गई है। इसका यहाँ पे हेड देख सकते हैं। देन यहाँ से क्या हो गया है, ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। जब से ह्यूमन ने आग जलानी शुरू कर दी है तब से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सर है, सर का साइज क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पे इसका जो माउथ है छोटा हो रहा है और खोपड़ी जो है, जो स्कल है, उसका साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और अबाउट 50 ईयर एगो क्रो मैग्नोन मैन बन गया था। देन यहाँ पे जब एप स्टार्ट हो गए, उन एप जो है उन्होंने अपने हैंड को यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर दी वर्क। देन वो फॉरेस्ट और लैंड पे रहने लगे। जब उनके जो लंबार्स बोन थे उनकी डेवलपमेंट हो गई, इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये जो एप्स है इसके जो लंबार बोन है, वो जो बैक का बोन होता है इसे हम लंबार बोन कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और जो एनिमल है वो अच्छी तरह से स्टैंड होना सीख गया, खड़ा होना सीख गया जब लंबर बोन की डेवलपमेंट हो गई। देन उसके बाद जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया था या इवॉल्व हो गया था, ईस्ट अफ्रीका में उसे रिकॉर्ड किया गया था, जिसका नाम है रामापिथेकस। जो रामापिथेकस है ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल रिकॉर्ड होता ईस्ट अफ्रीका में। देन साइज जो है इस ऐप की इंक्रीज हो गई और ये इंटेलिजेंट हो गया बिकॉज वहाँ पे उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। देन अबाउट 40 लाख ईयर एगो क्या हो गया था, ये जो एप लाइक एनिमल है वो इवॉल्व हो गए साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन पे क्या हो रहा है, ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे जो एनिमल है वो इवॉल्व हो रहे हैं। देन अबाउट 20 लाख ईयर एगो ए ह्यूमन लाइक एनिमल फॉर्म हो गया था जो जीनस होमो का मेंबर था। देन उसके बाद 15 लाख ईयर एगो एक वॉकिंग ह्यूमन डेवलप हो गया जिसका पोस्चर इरेक्ट था। ये इरेक्ट खड़ा होने लगा है वो एनिमल। और इस एनिमल की जो इवोल्यूशन हो गया था वो चाइना और इंडोनेशिया एरिया के एनिमल में हो गया था। देन उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। एंड अबाउट 50 ईयर एगो जो ब्रेन है एनिमल का, जो 50,000 ईयर ओल्ड एनिमल का जो ब्रेन हो वो सफिशियंटली इवॉल्व हो गया है। ब्रेन की डेवलपमेंट इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जब एनिमल का जो लंबार बोन है इसका डेवलपमेंट हो गया, इसके हैंड का डेवलपमेंट हो गया है, इसका पोस्चर इरेक्ट हो गया है, धीरे जब अच्छी तरह से खड़े होने लगा है तब उसके जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जिसका जो ब्रेन था आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका माउथ है बहुत लंबा है और आगे आया हुआ है। तो इस टाइप का एनिमल पहले बन गया था, इसका पूरा पोस्चर इरेक्ट हो गया था और इसका जो हेड है, इसका जो एरिया है बहुत ही छोटा था। लेकिन जब ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे जो स्कल का एरिया है वो बढ़ गया अकॉर्डिंग टू द ब्रेन साइज। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेन छोटा था, देन जैसे जैसे एनिमल डेवलप हो गया वैसे वैसे उसकी जो ब्रेन की साइज है वो इंक्रीज हो गई और यहाँ पे इसका जो माउथ है उसकी साइज डिक्रीज हो गई है। तो इस तरह पूरी डेवलपमेंट हो गई है ब्रेन की। देन यहाँ पे एक एनिमल फॉर्म हो गया जिसे हम मैन फर्स्ट
वाइज मैन कहते हैं जिसका नाम है नेंडरथल मैन। तो ये जो नेंडरथल मैन है जो फर्स्ट वाइज मैन जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद अबाउट 50,000 ईयर अगो क्रो मैंगोन मैन इवॉल्व हो गया था। तो इस तरह ह्यूमन की डेवलपमेंट हो गई थी और ह्यूमन का इवोल्यूशन हो गया था। देन जब एक क्रो मैंगोन मैग्नोन मैन बन गया था तो उन्होंने क्या कर दिया, अबाउट 10,000 ईयर एगो उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। जो वाइस मैन है तो इन्होंने क्या कर दिया था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। देन उसके बाद ये जो वाइस मैन है, क्लास वाइस मैन, जो होमो सैपियन मेंबर में कंसिडर होने लगे। देन इन मैन ने क्या किया, देन कैटल और हर्स को रेयर करना स्टार्ट कर दिया। देन सिटी की डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी, कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। और अबाउट 5,000 ईयर अगो इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी। और राइटिंग की वजह से हमें जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है वो ही मिलती आ रही है। बिकॉज इन 5,000 ईयर एगो के जो ह्यूमन थे उनमें राइटिंग स्किल डेवलप हो गई थी। देन उसके बाद 400 ईयर एगो मॉडर्न साइंस मर्ज हो गया। और 200 ईयर अगो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टेब्लिश हो गई। इस तरह ह्यूमन की डेवलपमेंट हो गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।